नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में सरोवर में एक सर्प के कारण मैं स्वप्निल के गले लग गई थी। आज आप सुनेंगे कि मैं किस तरह जानबूझकर स्वप्निल के प्रेम जाल में फंसती जा रही हूं और वो किस अनोखे तरीके से अपने प्रेम को व्यक्त करता है। स्व आलोचना। रैंच पर वापस लौटते समय मैंने स्वीकार किया कि यह सब मेरी ही भूल है। मैंने ही सहमति दी है और अब मैं विकल्पहीन हूँ। मैंने फिर से जानबूझकर स्वप्निल को एक ही घोड़े पर बैठने को कहा क्योंकि मेरे हृदय और मस्तिष्क में असामंजस्य चल रहा है। मस्तिष्क का विरोध। मेरा मस्तिष्क कह रहा है स्वप्निल से अंतरंगता बढ़ाना कल मेरे लिए ही पीड़ादायी हो जाने वाला है क्योंकि मुझे भारत लौटना पड़ेगा। घोड़ों की सेवा। विश्राम के बाद स्वप्निल मुझे अस्तबल ले गया। मैंने घोड़ों को नहलाने, तेल लगाने और देखभाल करने में सहयोग किया। मूक प्राणियों की सेवा से मुझे अभूतपूर्व आनंद मिला। गिटार और गुप्त प्रेम। रात को कैंप फायर के पास स्वप्निल ने गिटार पर हिंदी गाना गाया। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। भावनाओं में तरंग। मुझे लगा कि उसने ये गीत मेरे लिए चुना है। पहले उसके स्पर्श ने शरीर में तरंग उत्पन्न की थी और अब इस गीत ने मेरे मन एवं हृदय में भी तरंग उत्पन्न कर दी है। मेरे हृदय के तार झुनझुनाने लगे। मोहरा का रहस्य। स्वप्निल ने बताया कि यह गीत उसने वर्षों पहले मोहरा फिल्म में सुना था और वो इसे रट चुका था। मुझे अचानक महसूस हुआ कि यह सब हम दोनों का भाग्य ही है। भाग्य का खेल। मैंने पहली बार स्वीकार किया ये हम दोनों का भाग्य ही है कि मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर स्वप्निल से मिली क्योंकि वो अलका मैम का भतीजा है और मैं नीरज जोशी की बेटी हूँ। उत्कृष्ट जीवन शैली। अंत में स्वप्निल ने मुझे मेरी भावना नामक एक सुंदर काव्य सुनाया जिसकी पंक्तियाँ सरल सत्य व्यवहार और औरों का उपकार सिखाती हैं। स्वप्निल ने वादा किया कि वो कल इस निराली सामग्री के बारे में बताएगा। क्या स्वप्निल एक और रूप दिखाने वाला है और क्या मैं अपने भाग्य के सामने आत्मसमर्पण करने वाली हूँ। हृदय और मस्तिष्क का द्वंद्व। प्रेम का रहस्यमय इजहार और भाग्य का खेल। प्रेम अनमोल होता है वाणी में आप सुनेंगे एपिसोड 44 हृदय का आनंद, मस्तिष्क का द्वंद्व और मोहरा का गुप्त प्रेम। ये सब मेरी मनाही से ही टाला जा सकता है जबकि मैं ही स्वप्निल को बार बार सहमति देती आई हूँ। यथा रिसोर्ट में जाने, सर्फिंग करने, रेंच पर आने, घोड़े पर बैठने और फिर सरोवर तक आने, ऐसी सभी बातों के लिए मैं ही उत्सुक हुई हूँ। मुझे स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मैं ऐसा नहीं कर सकी हूँ, इसलिए ये सब होता ही जा रहा है। अब सब मुझे मेरी ही भूल लग रही है। अब मैं विकल्पहीन हूँ। मेरे पास भूल सुधार का विकल्प नहीं है। हाँ, वापस तो चलना ही होगा। मैंने उदासी से सहमति दी है। स्वप्निल ने तुरंत मेरे भाव समझ लिए हैं। क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? उसने पूछा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कुछ थकान और कुछ भूख सी लग रही है। मुझे हंसना एवं झूठ भी कहना पड़ा है। तब तो हमें रैंच पर चलना चाहिए। वैसे भी हम लंच के लिए लेट हो चुके हैं। आप लंच करना फिर विश्राम भी कर लेना। स्वप्निल को मेरी चिंता हुई है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? आप मुझे बेस्टी पर बैठने में सहायता करो और फिर आप भी मेरे साथ सवार हो जाइए। बेस्टी को सर पर दौड़ाते हुए हम वापस रेंच पर शीघ्र पहुंच जाएंगे। जो होने वाला है उसे भांपते हुए मैं पहले ही अपनी स्वीकृति दे रही हूँ। मैंने स्वप्निल के साथ बैठने की बात पहले ही कह दी है। मैं नहीं चाहती हूँ स्वप्निल को फिर संकोच हो और उसके बाद मुझे ये कहना पड़े। स्वप्निल ने वही किया जैसा मैंने कहा है। स्वप्निल के साथ घोड़े की पीठ पर बार बार उछलना और बैठ जाना मुझे भी अच्छा लग रहा है। वास्तव में मेरे हृदय और मस्तिष्क में असामंजस्य चल रहा है। दोनों के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। मेरा हृदय स्वप्निल के साथ के आनंद उठाने के पक्ष में है मगर मस्तिष्क इसका विरोध कर रहा है। मस्तिष्क कह रहा है मुझे लगभग माह भर में वापस भारत लौटना पड़ेगा और तब स्वप्निल से दूर हो जाना पड़ेगा। मेरा आज स्वप्निल से अंतरंगता बढ़ाना कल मेरे लिए ही पीड़ादायी हो जाने वाला है। इसे मैं मेरे भाग्य अनुसार सहज समय चक्र का चलना कहूँ या इसका दोष अलका मैम और राशील पर मढ़ दूं, जिन्होंने मुझे अमेरिका की इस यात्रा के लिए विवश किया है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं असहाय हूँ।
पमला ने लंच में पंजाबी भोजन ही परोसा है। मुझे भूख भी अच्छी लग गई है और भोजन भी अच्छा है। मैंने छक्कर खाया है। पमला को भारतीय और पंजाबी व्यंजन बनाना मम्मा ने सिखाया है। अब यह मम्मा से भी अच्छा भोजन बना लिया करती है, स्वप्निल बता रहा है। पमला थोड़ी हिंदी भी जानने लगी है। उसने स्वप्निल की बात सुनी है और शर्माते हुई वो मुस्कुराई है। धन्यवाद बाबा, वो बोली है। मेरे विश्राम कर लेने के बाद स्वप्निल मुझे घोड़ों के बाड़े में ले गया है। अगले 3 घंटे तक मैं वहां की दिनचर्या देखती रही हूँ। 2 कर्मचारी सभी स्टैलियन, मेयर और फोल को बारी बारी नहला सुखा रहे हैं। विभिन्न तेल, मॉइस्चराइजर और क्रीम से रेंजकर्मी उनकी त्वचा को चमका रहे हैं। साथ ही अगर उन्हें कोई घाव लगे हैं तो वे उन पर विभिन्न लेप भी लगाते जा रहे हैं। मैं स्वप्निल के साथ बाड़े में घूम रही हूँ। वो मुझे सभी के नाम, उनकी नस्ल, उम्र आदि की जानकारी देता जा रहा है। इस क्रम में वो प्यार से उनकी पीठ, पुट्ठे को सहलाता, उनके माथे पर चुंबन अंकित करता जाता है। स्वप्निल का अनुसरण करते हुए मुझे घोड़ों से हो गए अनुराग का प्रदर्शन मैं भी कर रही हूँ। उनके घुड़साल में एक स्टैलियन का नाम चेतक है, इससे भी मुझे प्रसन्नता हुई है। चेतक दूसरे सभी से अधिक ऊंचा और हट्टा कट्टा है। चेतक अभी अभी ही जवान हुआ है। यह अभी 4 वर्ष का हुआ है। इस समय अश्वों की शक्ति शीर्ष पर होती है। ये स्पेनिश नस्ल का एंडालुसियन अश्व है। स्वप्निल को घोड़ों के विषय में गुरुता प्राप्त है। जब शाम हो गई तब सभी अश्वों को एक के बाद एक बाड़े से अश्वशाला में ले जाकर उनके खाने आदि का प्रबंध किया गया है। इस कार्य में देखा देखी करते हुए मैंने भी सहयोग किया है। मुझे मूक प्राणियों की ऐसी सेवा कर सकने का अवसर कभी नहीं मिला है। इस पहले अवसर ने मुझे आनंदित किया है। रात को बारी आई थी स्वप्निल के गिटार और गीत गाने की। कर्मचारियों ने लॉन में कैंपफायर और आसपास कुर्सियों की व्यवस्था कर दी है। वे स्वप्निल के गिटार और गीत गायन पहले भी सुन चुके हैं। जब स्वप्निल ने गिटार के तार छेड़े तब पमला सहित वे भी हमारे आसपास आकर बैठ गए हैं। मैं आपकी ओर पीठ करके बैठूंगा तो गायन पर अधिक ज्ञान केंद्रित रख सकूंगा, स्वप्निल ने बताया है। फिर उसने गिटार बजाते हुए ये गीत गाया। ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। मैं स्वप्निल के मधुर गिटार वादन गायन के साथ ही गीत के बोल ध्यान से सुन रही हूँ। मुझे लग रहा है जैसे इस गीत का चुनाव उसने मेरे लिए ही किया है। गीत के बहाने वह मुझे लेकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसने मेरे मन एवं हृदय में भी तरंग उत्पन्न कर दी है। मेरे हृदय के तार झुनझुनाने लगे हैं। यद्यपि स्वप्निल मेरी ओर नहीं देख रहा है, साथ बैठे कर्मियों को गीत के अर्थ का ज्ञान नहीं है, फिर भी मेरी पलकें झुक गई हैं। इस गीत के बाद स्वप्निल ने कोई वहीं का लोकगीत गाया और बजाया है। वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में स्वयमेव ही मेरा ध्यान इन दिनों हो रहे घटनाक्रम पर चला गया है। मुझे लग रहा है स्वप्निल और मेरे बीच एक तरह से लुका छिपी चल रही है। स्वप्निल ऐसी परिस्थिति रचता है जिससे मैं उसके आलिंगन में हो जाती हूँ। मैं इसकी मधुरता का आनंद भी लेती हूँ, फिर भी दिखावा ये करती हूँ जैसे मैं उसके प्रति अनासक्त या उदासीन हूँ। स्वप्निल सर्फिंग, तैरने एवं एक ही घोड़े पर साथ घुड़सवारी के माध्यम से मेरे शरीर में एक अभूतपूर्व तरंग सी उत्पन्न करता आया है। अब इस गीत के बहाने उसने मेरे मन एवं हृदय में भी तरंग उत्पन्न कर दी है। मेरे हृदय के तार झुनझुनाने लगे हैं। स्वप्निल ने गिटार एवं गायन में अंतराल लिया है। स्वप्निल, आपने ये गीत कहाँ से लिया है? मैंने इसे कम ही सुना है, फिर भी आपने इसे जिस उत्कृष्टता, मधुरता और सुनने वालों के लिए कर्णप्रिय बनाते हुए गाया बजाया है, उससे मुझे ये गीत बहुत अच्छा लगा है। इसमें प्रयुक्त शब्द और उपमाएं तो बड़ी ही निराली हैं। वाणी, ना तो मैं हिंदी सिनेमा देखता हूँ और ना ही मुझे कोई हिंदी गीत स्मरण है। जब आपने मुझसे हिंदी गीत सुनाने का अनुरोध किया तब मैंने ये गीत सुनाया है। वास्तव में इस गीत में प्रयुक्त शब्द और अर्थ बिल्कुल मेरी प्रेयसी की तरह बड़े ही सुंदर हैं, स्वप्निल बता रहा है। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों उसने गिटार पर बजाने के लिए यही गीत चुना है। वह अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही प्रशंसा कर रहा है। मैंने अपने मुख पर आ रहे भावों को छुपाने के लिए अपना सिर झुका लिया है। लड़कपन में मैं भारत जाता रहता था। तब एक बार बुआ के साथ
पराग और मैंने एक फिल्म देखी थी, उसका नाम मोहरा था। तब मैं गिटार नहीं बजाता था। मैंने ये गीत कई दिनों तक गा गा कर रट लिया था। फिर जब मैंने गिटार सीखा तब मैं इसे भी गिटार पर बजाने लगा। आज जब आपको सुनाने का अवसर मिला तो मैंने इसे ही गाया बजाया है। वास्तव में यही गीत मुझे मुखाग्र स्मरण है। मुझे समझ आया है, ये हम दोनों में प्रतीत हो रही लुका छिपी वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं। ये लुका छिपी हम दोनों के भाग्य के द्वारा खेली जा रही है। अन्यथा ये कैसे संभव होता कि आज मेरे सामने गाया ये गीत स्वप्निल ने वर्षों पूर्व सुना और सीखा है। ये हम दोनों का भाग्य ही है। स्वप्निल अलका मैम का भतीजा और मैं उन नीरज जोशी की बेटी हूँ जिन पर अलका मैम आसक्त रही हैं। जीवन में कर्म की महिमा को प्रधानता से स्वीकार करने वाली मैं अब भाग्य के अस्तित्व को भी स्वीकार कर रही हूँ। इससे ही मेरी इच्छा न होने पर भी मैं मेरे जन्मस्थल से हजारों किमी दूर आकर स्वप्निल से मिली हूँ। अंतराल के बाद स्वप्निल ने अपने कर्मियों के मनोरंजन के लिए कुछ और फोक सॉन्ग गिटार पर बजाए और गाए हैं। उसमें मेरी रुचि नहीं देखकर स्वप्निल ने कहा है, मैं एक और काव्य आपको सुनाता हूँ। इसे मैं गिटार पर तो प्ले नहीं करूँगा, ऐसे ही गाकर सुनाऊंगा। मुझे आशा है यह आपको समझ आएगा और नहीं तो मैं समझा सकूंगा। इसका शीर्षक है मेरी भावना, कहकर उसने सुनाया है। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर खेद करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मुझे मेरी भावना सुनी हुई नहीं लग रही है, फिर भी मुझे भावना समझ आ गई है। इसकी सभी पंक्तियों का अर्थ एक उत्कृष्ट जीवन शैली बताने के लिए पर्याप्त है। मुझे उपरोक्त पंक्तियां विशेष तौर पर अनुकरणीय लगी हैं। जब वो सुना चुका तो मैंने पूछा, यह निराली निराली सामग्री आपको कैसे मिल जाती है? इसके तो हर शब्द बहुत ही अनुकरणीय है। इस बारे में कल चर्चा करना अच्छा रहेगा। कल हमारे पास पर्याप्त समय होगा, स्वप्निल ने कहा है। मैं समझ गई हूँ, संभवतः कल मुझे स्वप्निल के एक और रूप के दर्शन होंगे। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 44 में वाणी अपनी विवशता को स्वीकार कर लेती है। ये हृदय और मस्तिष्क के बीच चल रहा द्वंद्व है। एपिसोड 44 की शक्ति और कथा विकास। भाग्य का खेल। कहानी में मोहरा फिल्म के गीत और मेरी भावना काव्य का भाग्यवश पुनः प्रकट होना ये सिद्ध करता है कि उनका मिलना महज संयोग नहीं है। यह नियति का एक सूक्ष्म खेल है जो वाणी के तर्क प्रधान मन को भी भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार करने पर विवश करता है। भावनात्मक संबंध। स्वप्निल द्वारा ना कजरे की धार गीत को वाणी के लिए गाना ये स्पष्ट करता है कि वह अप्रत्यक्ष रूप में वाणी की सरलता और स्वाभाविक सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है। गीत के बहाने उसने मेरे मन एवं हृदय में भी तरंग उत्पन्न कर दी है। नए आयाम। घुड़साल में बिताया गया समय स्वप्निल के पशु प्रेम और मेरी भावना काव्य उसकी आध्यात्मिक और उच्च विचारों वाली प्रकृति को सामने लाता है। ये दोनों पहलू स्वप्निल के चरित्र को और भी आदर्श बनाते हैं। स्वप्निल का स्वर। गाने के समय में आवाज मधुर और प्रेमपूर्ण हो। काव्य पाठ करते समय उसका स्वर गंभीर और भावुक हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम गीत के दृश्य में संगीत रोमांटिक और मधुर हो। काव्य पाठ के दौरान संगीत शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक हो। अंतिम मोनोलॉग का संगीत रहस्यमयी और भाग्यशाली हो। एपिसोड 44 समाप्त।